हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके पर स्वागत है। आज हम बाघ गणना रिपोर्ट जो नई प्रकाशित हुई है 2019 में, यह बाघ गणना रिपोर्ट 2018 का प्रकाशन 2019 में किया गया है। इसके बारे में हम जानेंगे किस राज्य में बाघों की संख्या बढ़ी है और किस राज्य में बाघों की संख्या घटी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर कीजिएगा। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 हो गई है। पहले यह संख्या कम था, लेकिन जब से बाघों को संरक्षण दिया गया भारत सरकार के द्वारा, तब से बाघों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। यह वृद्धि कब से कब तक देखने को मिली है? क्योंकि बीच में बाघों की संख्या घट रही थी। कारण था कि बाघों का तस्करी जारी था। कई बाघों को उनके आवास में ही मार दिया गया था या किसी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब से भारत सरकार ने इस पर संरक्षण देने की घोषणा की बाघों की, तब से उनकी संख्या में विकास देखने को मिला। 2014 से 2018 के बीच बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि बाघों की आबादी में कब से कब तक वृद्धि हुई है, तो 2014 से 2018 के बीच बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है। और यह कितनी वृद्धि हुई है? तो 33% इनकी आबादी में वृद्धि हुई है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर बाघों की संख्या है तो ये मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा बाघ अभयारण्य भी मध्य प्रदेश में ही है। 526 यहाँ पे बाघ हैं सभी अभयारण्य को मिलाकर। उसके बाद ये कर्नाटक आता है, ये कर्नाटक का क्षेत्र है। यहाँ पे 524 यानी दूसरे स्थान पर है बाघों की संख्या में। तीसरे स्थान पे ये उत्तराखंड है, जहाँ पे 442 बाघ है। चौथे स्थान पे ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे 312 बाघ हैं। पाँचवें स्थान पे ये उत्तर प्रदेश है, जहाँ 173 बाघ है। बिहार में भी वाल्मीकि अभयारण्य में बाघ हैं, 31 बाघ यहाँ पे हैं। हाल में कई बाघ यहाँ पे मृत हो गए थे, लेकिन अभी बाघों की संख्या में 14 से 18 के बीच में वृद्धि हुई है और इसकी संख्या 31 हो गई है। बिहार में जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वह बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो, उसमें वाल्मीकि अभयारण्य में कितने बाघ हैं उनकी संख्या पूछ सकता है, या बिहार में कहाँ पे बाघ अभयारण्य है यह भी पूछ सकता है। इसको याद रखिएगा। यूपी में भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पीसीएस तथा अन्य, वहाँ भी बाघ की संख्या पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। और कोई भी एग्ज़ाम में यह पूछ सकता है कि सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे कर्नाटक और तीसरे स्थान पे उत्तराखंड। इस तीन को ज़रूर याद रखिएगा। हाथी संरक्षण योजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। गजतमे नाम से यह शुरुआत की गई थी। 14 राज्यों में यह परियोजना चल रही है। पेरियार जो केरल में स्थित है, राजाजी पार्क जो उत्तराखंड में है, शांति घाटी जो केरल में है, काजीरंगा असम में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, ये शांत घाटी केरल में है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। बादलखोर छत्तीसगढ़ में है, देवमाली अरुणाचल प्रदेश में है। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो, जिसमें वन जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बाघ अभयारण्य क्षेत्र में पढ़ाया था। वहीं कुछ क्षेत्रों में, कुछ अभयारण्यों में हाथी संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान के आमेर में केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज बनाया जा रहा है। एशिया का तीसरा है भारत में, जो राजस्थान के आमेर में बनाया जा रहा है। पहला श्रीलंका और थाईलैंड में है, दूसरा थाईलैंड में वाइट हाथी मिलता है, सफ़ेद हाथी थाईलैंड में मिलता है। श्रीलंका में भी हाथी अधिक पाया जाता है, हमारा पड़ोसी देश है।
ये भारत का मैप है। इसके नीचे यहाँ पे श्रीलंका है, यह भी जान लीजिए। इधर म्यांमार है और यहाँ पे थाईलैंड है। थाईलैंड नीचे है, ये छोटा सा इस तरह मुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी बनाया गया है विलेज एलिफेंट के लिए और यहाँ पे भी बनाया गया है एलिफेंट के लिए। भारत का ये जो क्षेत्र है, आमेर है, राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बनाया गया है। इसलिए इन तीन को याद रखिएगा, हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा हाथियों की चिकित्सा केंद्र और महावतों के रहने के लिए भी यहाँ पे घर और राइडिंग ट्रैक की व्यवस्था की गई है। कहाँ? आमेर में जो एलिफेंट विलेज बनाया गया है, वहाँ पे हाथियों की चिकित्सा के लिए और महावतों को रहने के लिए और राइडिंग ट्रैक भी बनाया गया है। भारत में हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में बनाया गया है। हमेशा पूछता है कि हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है, तो हरियाणा में है। हमेशा ही, चाहे वह यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, इसमें ये पूछता है हमेशा कि हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है, हाथियों के लिए एलिफेंट विलेज कहाँ बनाया गया है। ये प्रश्न हमेशा पूछता है। और कब हाथी संरक्षण योजना लागू किया गया था, तो 1992 में लागू किया गया था। और इसका क्या नाम था, तो गजट में इसको नाम दिया गया था। मगरमच्छों को भी संरक्षण के लिए सरकार ने प्रयास किया। 1974 में मगरमच्छ संरक्षण केंद्र की शुरुआत हुई। मगरमच्छ के खालों का तस्करी हो रहा था, अतः इस तस्कर से बचाने के लिए सरकार ने इस परियोजना की शुरुआत की। इसके अलावा राजस्थान एवं मालवा क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्रेट इंडियन बस्टर एवं मणिपुर की विशिष्ट हिरन प्रजाति, जिसे संगाई कहते हैं, के लिए संरक्षण की शुरुआत की गई। राजस्थान और मालवा में ये ग्रेट इंडियन बस्टर की संरक्षण की बात की गई और मणिपुर में ये संगाई हिरन, जो हिरन की प्रजाति है, के भी संरक्षण की बात की गई। असम के धरमपुर में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र की भी स्थापना की गई। चूँकि गिद्ध का तेज़ी से हम पतन देख रहे थे, चूँकि पशुओं को बचाने के लिए एक दवा दी जाती थी जिसके कारण गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी। डाइक्लोफेनॉक ये दुधारू पशुओं को दी जाने वाली दवा थी, जिसके कारण जब पशु की मृत्यु होता था और उस पशु को जब गिद्ध खाता था तो इस गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती थी। अतः गिद्धों को संरक्षण देने के लिए असम के धरमपुर में गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। चूँकि पर्यावरण में हर चीज़ का महत्व है, हर जीव जंतु का महत्व है, इसलिए इस गिद्ध को भी बचाने का प्रयास किया गया। हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछता है कि किस दवा के कारण गिद्ध की मृत्यु हो रही है, तो डाइक्लोफेनॉक ये दवा का नाम याद रखिएगा, इसके कारण इस गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा साइबेरियन क्रेन के संरक्षण के लिए केवलाडियो नेशनल पार्क, जो राजस्थान में स्थित है, इटावा में मैनपुरी वन भूमि जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और वन्नी चारागाह जो गुजरात में स्थित है, वहाँ इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साइबेरियन क्रेन, यह रूस के साइबेरिया से भारत में आता है। इस अभयारण्य में इसकी संरक्षण की भी बात की जा रही है। इसके अलावा विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन, जिसे सूस भी कहते हैं बिहार में, इसके भी संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। हाल ही में असम में गैस रिसाव के कारण असम में जो नदी है उसमें इनकी मृत्यु हो गई है, डॉल्फिन की। असम में नेचुरल गैस का एक कुआं है जहाँ से गैस रिसाव हो रहा है।
इसके वजह से इन डॉल्फिन की हज़ारों संख्या में मृत्यु हो गई है, मतलब बहुत सारे डॉल्फिन मारे गए हैं। भारत सरकार इसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया है। बिहार में भी इस डॉल्फिन को संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मयूर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी और बाघ को राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया है। हमेशा ही विभिन्न एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव किसे माना गया है, तो याद रखिएगा डॉल्फिन, जिसे सूंस भी कहते हैं। मयूर राष्ट्रीय पक्षी मयूर को और राष्ट्रीय पशु बाघ को भारत सरकार ने घोषित किया है। ये हमेशा ही प्रश्न में आते हैं, इसलिए इस दवा को भी याद रखिएगा। पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय जलीय जीव, इनको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क एवं अभयारण्य हैं जो जिन जिन राज्यों में हैं उनके बारे में भी अब हम देखेंगे। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क एवं अभयारण्य भी हैं, जैसे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है। लाओर खोवा वन जीव अभयारण्य असम में स्थित है। ग्रेट इंडियन वस्टर अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। यह अभयारण्य और किस राज्य में स्थित है, इससे हमेशा ही प्रश्न पूछता है, इसलिए इस अभयारण्य को भी याद रखिएगा। सबरीमाला नेशनल पार्क केरल में है। अभी सबरीमाला का विवाद चल रहा था। यहाँ सबरीमाला मंदिर है जिसमें महिलाओं के प्रवेश पर वर्जित था, जिसका विरोध किया जा रहा था, इसलिए भी यह सबरीमाला फेमस था। यहाँ पे नेशनल पार्क है। केरल साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यह भी केरल में स्थित है। घाट प्रभा अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। हिमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, इसे हिमिस नेशनल पार्क भी कहते हैं। पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख साथ में एक राज्य था तब यह जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब 2019 में इनका विभाजन हो गया है। 2019 में अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गया है, केंद्र शासित राज्य बन गया है। इसलिए अब हिमिस नेशनल पार्क लेह में जो स्थित है वह अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ेगा। ये प्रश्न में अभी पूछ सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान में ही ये दो केंद्र शासित राज्य बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसलिए ये प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। और सबरीमाला, ये अभी मंदिर का विवाद चल रहा था, इसलिए सबरीमाला नेशनल पार्क भी पूछ सकता है कि किस राज्य में है। इसलिए इस दो को जरूर याद रखिएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क एवं अभयारण्य हैं, जैसे मेरीन नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये भारत का, ये है अंडमान निकोबार, छोटे छोटे द्वीपों में है। यहीं पे मरीन नेशनल पार्क है। यहीं पे कौन सा नेशनल पार्क है? मरीन नेशनल पार्क है। यहीं पे सैंडल पीक नेशनल पार्क भी यहीं पे है। रास आइलैंड राष्ट्रीय पार्क भी, रास द्वीप, यहीं पे रास द्वीप है, यहीं पे ये राष्ट्रीय पार्क है। हमेशा याद रखिएगा, पूछता भी है कि मरीन नेशनल पार्क, सैंडल पीक नेशनल पार्क, रास आइलैंड राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो ये अंडमान में है। एक अंडमान में है, एक अंडमान निकोबार में है और एक रास द्वीप पर। ये 3 द्वीप पर स्थित है। और हमेशा ही प्रश्न, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीटेट हो, नेट हो, सभी में इससे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कोल्लेरू एक्वेरी आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहीं पे है कोल्लेरू एक्वेरी नेशनल पार्क। ये भी हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है। गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य, ये गया में है, बिहार, ये यहाँ पे बिहार है, यहीं पे गया है। यहीं पे गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य, हमेशा ही बीपीएससी में खासकर इसे पूछता है, यूपी पीसीएस में पूछता है कि गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो गया में है। इसका अभी क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है, इसका विस्तार किया जा रहा है, ताकि जो बौद्धिस्ट पर्यटक है जो इधर से आते हैं, ये बौद्ध लोग इधर अधिकतर रहते हैं। म्यांमार हुआ, लाओस हुआ, थाईलैंड हो गया, इन क्षेत्रों में बौद्धिस्ट होते हैं, ये यहाँ से आते हैं ये गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य में घूमने के लिए अधिकतर। इसलिए पर्यटक दृष्टि से भी बिहार सरकार इसका विकास कर रहा है।
बीपीएससी में ये पूछ सकता है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसको और इसको, इस तीन को अवश्य याद रखिएगा। हम हर एक एग्ज़ाम में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है या किस केंद्र शासित राज्य में स्थित है। अब जो इससे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो वन जीव अभयारण्य से या राष्ट्रीय पार्क से या बाघ अभयारण्य से या जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र से या हाथी अभयारण्य से, इन सब से जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर आपने वन जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित वीडियो को मेरा नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube पर जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम इससे जो संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में उसको हम देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।